अगर गवर्नर डी नोटिफाई करने का फैसला ले लेते हैं, जिससे मुतालिक माहिरीन आइन और कानून ये समझते हैं कि ये गैर आइनी इकदाम होगा। एक चलती सिटिंग गवर्नमेंट को जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल वे में अपने तमाम तर मामलात को चला रही है, उसको आप अनकॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से अगर आपको उसको खराब करेंगे तो आइनी बुरान बहुत बड़ी सतह का पैदा होगा। केपी असेंबली भी उस वक्त तक तहलील नहीं करेंगे जब तक पंजाब असेंबली तहलील नहीं होगी। हमारा ये था कि हम लोग ये फेडरल के इस्तीफे इनसे लें और ये मंजूर कराने के साथ साथ दोनों असेंबलीज को गठे बिठा के हम लोग तहलील करें। लेटर इशू किया था जी, ये गैर आइनी था और इसका मकसद जो था ये बदनीयती के ऊपर था। ये कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस बाय डिजाइन जनरेट किया गया है, आपको लगता है, या ये खुद ब खुद ही हो गई हैं चीजें, ठीक हो जाएंगी कुछ दिन में? आप इनका तर्ज अमल देखें, ये सारा कुछ बाय डिजाइन है। हालात क्या इस हद तक आगे चले गए हैं कि ये लोग इंतखाबात से भाग रहे हैं पंजाब के अंदर? या तो उसी दिन रात को जब 26 नवंबर को इस्लामाबाद में किया था, वो सवारी उसी को भिजवा देते गवर्नर पंजाब को, तो 15 दिन का देना, 10 दिन का वक्फा देना वो दुरुस्त नहीं था हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से। From the Islamabad studios of Bold Network, it's time for Jameel Farooqi on National Debate. गुड इवनिंग, वेलकम टू नेशनल डिबेट। पंजाब की सियासत मरकज़े निगाह बनी हुई है। आज जो कुछ पंजाब के अंदर हुआ वो किसी कुश्ती या मलाखड़े से कम नहीं है। स्पीकर ने अपनी रूलिंग की और स्पीकर ने गवर्नर के इकदाम को गैर आईनी करार दे दिया, जबकि वफाकी वज़ीर दाखिला मुख्तलिफ टीवी चैनल्स के ऊपर आकर मुतअद्दिद मुतनाज़ा बयानात देते रहे। यह कहा गया कि वज़ीर आला हाउस और गवर्नर हाउस दोनों को सीज कर दिया जाएगा। अचानक से पता चला कि कहीं से कंटेनर आए और वज़ीर आला हाउस के अतराफ में देखे गए। इसके अलावा गवर्नर हाउस के अतराफ भी कंटेनर्स देखे गए, लेकिन अभी तक जो उन्होंने दावा किया था कि वज़ीर आला को डी नोटिफाई कर दिया जाएगा और गवर्नर इसका ऐलान करेंगे, उस पर शायद गवर्नर हाउस के अंदर और पीएमएलएन की सीनियर लीडरशिप के दरमियान मुज़ाकरात अभी जारी हैं। ताहाल इस हवाले से कोई नोटिफिकेशन नहीं आया है, लेकिन अपडेट यह है कि स्पीकर पंजाब असेंबली सिब्तैन खान ने सदर मुमलिकत को खत लिखने का फैसला किया है। फवाद चौधरी साहब ने इस हवाले से कुछ देर पहले यह कह दिया था कि उन्होंने खत लिख दिया है। खत में यह रिक्वेस्ट की गई है कि मिसकंडक्ट के ऊपर गवर्नर पंजाब को हटा दिया जाए। एक जंग की सी कैफियत है, यह जंग नून और जुनून के दरमियान है। लग यूं रहा है कि कानूनी जंग है, लेकिन वहां के लोग यह समझते हैं कि यह सिर्फ और सिर्फ नूनी जंग है। अगर ऐसा है तो क्या यह सारा मामला अब कोर्ट की तरफ जाने जा रहा है? जब इजलास का एक सेशन चल रहा है तो उस सूरत में गवर्नर के पास कौन सा इख्तियार है कि वो स्पेशल सेशन कॉल करें? हालांकि कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 130 सब सेक्शन 7 के तहत बुलाया जरूर जा सकता है, लेकिन अब जो सेशन है अगर वो प्रोरोग हुआ हो तो उसके बाद बुलाया जा सकता है। इसके ऊपर कानूनी माहिरीन क्या कहते रहे सारा दिन हमने सुना, लेकिन इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कैंप के अंदर क्या चल रहा है, पीएमएलएन क्या सोच रही है, ये बहुत बड़े सवालिया निशानात हैं। आज के नेशनल डिबेट में इसी पर बातचीत होगी। एजेंडा ऑन द नेशनल बात करने से पहले हम बात करेंगे ट्रेंडिंग टुनाइट की। ट्रेंडिंग टुनाइट आज का हमारा हैशटैग है हैशटैग कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस। हैशटैग कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस। मुझे जमील फारूकी कहते हैं। आप मेरा प्रोग्राम नेशनल डिबेट बोल न्यूज पर मुलाजा करते हैं। आज के हमारे मौजूद मेहमान हैं डेप्यूटी स्पीकर पंजाब असेंबली जनाब वासिक कयूम साहब। प्रोग्राम के पहले हिस्से में हमारे साथ मौजूद होंगे बड़े यंग वाइब्रेंट पॉलिटिशियन और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को रिप्रेजेंट करते हैं। बहरहाल इस वक्त इनके पास एक आईनी ओहदा है। ब्रेक के बाद जब हम वापस आएंगे तो हमारे साथ 3 और मौजूद मेहमान होंगे। शुएब शाहीन साहब सदर हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के, अहमद अवैस साहब एडवोकेट जनरल पंजाब और जनाब कंवर दिलशाद साहब साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान। प्रोग्राम के पहले हिस्से में वासिक कयूम साहब को खुशामदीद कहते हैं। वासिक साहब, अगर गवर्नर डी नोटिफाई करने का फैसला ले लेते हैं, जिससे मुतालिक माहिरीन आइन और कानून ये समझते हैं कि यह गैर आइनी इकदाम होगा, तो आप लोगों के पास ऑप्शन क्या बचता है? जी अस्सलाम वालेकुम। जी जमील साहब, बिल्कुल बड़ा अहम पहलू है। इसके ऊपर यकीनन ये कदम उठाने से पहले उनको कई दफ़ा सोचना चाहिए, और सोचना इसलिए चाहिए कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट के लोग अगर अनकॉन्स्टिट्यूशनल वे में कोई समरी निकाल देते हैं और या कोई नोटिफिकेशन निकाल देते हैं, उसकी वजह से आईनी बुरान पैदा होता है, तो
वो जितने नताइज हैं उन सब का मलबा उन्हीं के ऊपर आएगा। और यकीनन अगर इतना बड़ा बुहरान पैदा हो जाता है और एक चलती गवर्नमेंट को, एक चलती सिटिंग गवर्नमेंट को जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल वे में अपने तमाम तर मामलात को चला रही है, उसको आप अनकॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से अगर आपको उसको ख़राब करेंगे तो आइनी बुहरान बहुत बड़ी सतह का पैदा होगा। और ये आइनी बुहरान कोर्ट में जाता नज़र आ रहा है, जो कि चला गया ऑलमोस्ट। मेरे सुनने के मुताबिक तो आया था कि शाम को 4 बजे के बाद ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देंगे और उसमें अनाउंस कर देंगे कि हमने नोटिफिकेशन कर दिया, जो कि वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह कहते रहे। और उसके बाद पता चला कि अब 6 बजे होगा, मालूम पड़ा अब 10 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। सो अपनी तारीख पे तारीख और वक्त को तो बदलते रहेंगे, लेकिन बात यही है कि आप अनकॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से करके भी अपने पाँव कटा देंगे तो इसमें फ़र्क क्या है? आपको लगता है कि ये डी नोटिफिकेशन हो पाएगा या इट वुड बी वाइज ऑफ देम के इस तरफ ना जाएं और कॉन्स्टिट्यूशनल यकीनन हो पाएगा, ये यकीनन हो पाएगा। इसमें उभाम ही नहीं है। अगर ये नोटिफिकेशन करते हैं ये डी नोटिफाई हो जाएगा, ये नल एंड वॉइड हो जाएगा, इसकी एग्जिस्टेंस की वजह ही नहीं है भाई। अब सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज है कि आपने समरी भेज दी और ऑल ऑफ अ सडन समरी भेज के वन फाइन मॉर्निंग उठ के करने वाली बात होगी कि सुबह सवेरे जल्दी से वजीर आला आ जाए और वोट ऑफ कॉन्फिडेंस ले ले। आपको अगर इतनी जल्लत में, पहली बात है आप कह ही नहीं सकते, और अगर आपका ये शौक भी है और आप ये समझते हैं कि अगर वो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेते हैं तो हम आपने वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस जमा कराई, हम आपको मौका देते हैं, लेके आ जाए, 186 बंदे पूरे कर ले, शौक पूरा हो जाएगा आपका। भाई ये हमारा पूरा होगा या आपका पूरा होगा, कोई एक फैसला तो होगा ना, आवाम को इस खाते से निकालें, पहली बात। दूसरी बात ये कि अगर आपने ये प्रोसेस करना ही है तो उसको कॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से करते, अनकॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से करने से तो उसके पांव कटे रहेंगे। यानी कि आपने काम एक ही करना है, क्या करना है, आपने गवर्नमेंट के खिलाफ जाना है, यही बात है ना, इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है। अगर गवर्नमेंट के खिलाफ जाना है तो आप गवर्नर की समरी से भेज रहे हैं और फिर खुद ही शक में उभाम में पड़ने के बाद आप वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस भी करा रहे हैं। तो पहले तो आप फैसला कर लेना कि आप लोग चाहते क्या है। तो इसलिए मेरे नजदीक तो ये सारी खराबी है और दिन ब दिन खराबी की आपको समझता है कि इज दिस थिंग एन एक्सीडेंटल थिंग और इट इज बाय डिजाइन जो कुछ हुआ है? इट इज बाय डिजाइन ऑफ कोर्स, ये बाय डिजाइन है। देखें, अपने कद से बड़ी बातें करने की तो वो तारड़ साहब अक्सर करते रहते हैं ना, तो हमेशा अपने कद से बड़ी बातें करके अपनी पूरी पार्टी को फंसाते हैं। जब हम लोग कहते हैं असम्बलियां तोड़ेंगे, इन्होंने वावेला मचाया, हमने अनाउंस कर दिया तो इन्होंने कहा नहीं खुदारा ये तो हो ही नहीं सकता, मुल्क में बुरान पैदा हो जाएगा, हम आपको हर मुमकिन कोशिश करेंगे कि आप असम्बलियां ना तोड़े। और फाइनली इन्होंने कहा डेट दे के देखें, और जब डेट दे दी तो फिर दोबारा पेट में दर्द शुरू हो गया और एक सब दो असम्बलियां निकालना शुरू। अपनी गवर्नर आप हालत देखिएगा कि किस हद पे चले गए कि 41वां इजलास ऐवान इकबाल के अंदर गवर्नर साहब ने बुलाया जी, और 41वां इजलास जो गवर्नमेंट है उसने असेंबली के अंदर बुलाया, और फिर उसके बाद वो खत्म करके जो गवर्नमेंट है उसने असेंबली के अंदर 42वां इजलास बुलाया जो रिक्विजिशन सेशन है, जबकि उसके ऊपर जो अभी तक प्रोरोग्ड हुआ ही नहीं है इजलास, जो पिछला 41वां था जो ऐवान इकबाल के अंदर था, और गवर्नर साहब ने अपनी असेंबली से तीसरा इजलास भी बुला लिया। 2 पे बहस थी, तीसरा इजलास बुलाया हुआ। मैं हैरान हूं इस बात के ऊपर। अच्छा, एक सवाल यह भी पैदा होता है वासिक कयूम अब्बासी साहब के चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब ने अगर असेंबलियां तहलील करनी थी तो 17 दिसंबर को ही कर देते। आप लोगों ने इतना मार्जिनल टाइम क्यों दिया अपनी एक ऐसी अपोजिंग फोर्स को जो हमेशा बीच का रास्ता निकालने की कोशिश करती है? स्ट्रेटेजी है। नहीं, हमने एक्सपोज किया जी, हमने इनको एक्सपोज किया। इन्होंने कहा कि ये कर ही नहीं सकते, हमने अनाउंस किया। इन्होंने कहा कि ये डेट दे के देखें, ये दिसंबर छोड़ के जनवरी में भी नहीं करेंगे, हमने इनको फिर डेट दे के देखी। एक्सपोज कौन हुआ? एक्सपोज तो वो हुए जो कह रहे थे कि आप करके देखें, हम इलेक्शन के लिए तैयार हैं। अगर आप इलेक्शन के लिए तैयार हैं, असेंबली हम खत्म कर रहे हैं, तो आपको क्या तकलीफ है? फिर आप क्यों वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस और वोट ऑफ कॉन्फिडेंस और आईनी बुरान पैदा करके कोर्ट में जाके लिंगर करना चाह रहे हैं? आपको ये नहीं करना चाहिए था। अगर आप ओपन चैलेंज देते हैं अवाम की अदालत में जाने के, एक डेमोक्रेसी है तो लेट इट बी इन अ फुल बूम के भाई अपने पूरे तरीके से ये डेमोक्रेसी चले, और वो इलेक्शन के बगैर तो चल नहीं सकती। तो अगर हम कर रहे हैं तो आप उसको एक्सेप्ट करते, ना कि आप आके इसको आईनी बुरान का शक्ल इख्तियार कराते। तो आपको लगता है कि जो आपने एक्सपोज किया सिर्फ ऐसे कैरेक्टर्स को नहीं बल्कि अपने इत्तेहादियों को भी एक्सपोज किया इस सारी सिचुएशन में, जिस तरह के इंटरव्यूज हमें देखने और सुनने को मिले वासिक साहब? अच्छा, मैं भी उसमें मैं बताता हूँ। देखें जी, जो बयान उन्होंने दिया यकीनन उसका बेहतरीन जवाब वही दे सकते हैं, लेकिन जो हमारे साथ उनकी मुताद्दिद मीटिंग्स हैं और हमारी जो लॉयर्स की मीटिंग है, हमने जो समरी भेजनी थी उसके हवाले से मीटिंग है,
आने वाले इलेक्शंस की क्या तरतीब है, उसकी मीटिंग है। ये सारी मीटिंग्स आज हम लोग हमारे इत्तेहादी इकट्ठे करते हैं। सो मैं कहना ये चाहता हूँ कि वो चूंकि एक सेपरेट एक इंडिविजुअल एंटिटी है, एक इंडिविजुअल पार्टी है, वो पार्टी ये बात नहीं कर सकती कि अल्लाह ने हमने बात की तो हमारे इत्तेहादी सुबह सवेरे एज इट इज 1-on-1 उसी को गुफ्तगू करना शुरू कर दे। वो अपनी एक सोच रखते हैं, मगर इस सारी सोच को वो ताला किधर लगाते हैं। ये बड़ी कीमती बात है। सारी सोच को ताला किधर लगता है कि है ये आपकी मानत, जब आपको चाहिए हम आपको दे देंगे। तो इसमें क्या हुआ? तो वासिक साहब, कॉन्स्टिट्यूशनली आस्किंग दिस क्वेश्चन कि अब 23 तारीख तो आप असेंबली तहलील नहीं कर सकते। ओके, कानूनी तौर पे नहीं कर सकते। और आप केपी असेंबली भी उस वक्त तक तहलील नहीं करेंगे जब तक पंजाब असेंबली तहलील नहीं होगी। हमारा ये था कि हम लोग ये फेडरल के इस्तीफे इनसे लें और ये मंजूर कराने के साथ साथ दोनों असेंबलीज को गठे बिठा के हम लोग तहलील करें। लेकिन जो आईनी बुरान इन्होंने पैदा किया, तो हम केपीके को डेफिनेटली सेकंड तरफ जाएंगे। पहले तो हम लोग पंजाब को सॉर्ट आउट करना चाहते हैं। यानी वो जो ऐलान था वो मॉरल हाई ग्राउंड्स पे तो अपनी जगह पर हो गया, बट ये फुलफिल होता हुआ फिलहाल नजर नहीं आ रहा, इसमें डिले हुआ है। इज इट राइट? इसमें डिले कराया गया पीडीएम की तरफ से, लेकिन वो बकरे की मां कब तक खैर मनाएगी? आज नहीं, कल नहीं, परसों। एक जुमा और सही, हाँ। 2 जुमे और सही, हाँ। 2 जुमे और सही हम तहलील तो हम करेंगे। और वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस में इनको शिकस्त हो जानी है, और इस शिकस्त के फौरन बाद जो काम होना है वो हमारा यही होना है कि हमने अपनी जो हमने बात की हम पूरी करेंगे। हम तहलील करेंगे और हम पाकिस्तान के अल्टीमेट सोल्यूशन की तरफ जाना चाहते हैं कि पाकिस्तान में इलेक्शन हो और ये पॉलिटिकल क्योस खत्म हो और हमारी इकॉनमी ठीक हो। वासिक साहब, आप डिप्टी स्पीकर हैं पंजाब असेंबली के। आज फवाद चौधरी साहब ने मीडिया से बातचीत की। उन्होंने कहा आसिफ अली जरदारी साहब हमारी ख्वातीन अरकान पंजाब असेंबली को पैसे ऑफर कर रहे हैं, 5-5 करोड़ रुपए की उन्हें ऑफर की जा रही है, और हॉर्स ट्रेडिंग का उन्होंने इल्जाम लगाया। कानूनी तौर पर किस तरह की कार्रवाई हो सकती है अगर वाकईतन वो ख्वातीन अरकान पंजाब असेंबली खड़ी हो जाती हैं और कहती हैं कि हमें पैसे ऑफर किए गए हैं, जो कि शिकायत उन्होंने चेयरमैन पीटीआई को की है? तो क्या कानूनी कार्रवाई बनती है जरदारी साहब या उनसे मुंसलिक लोगों की जो पैसे दे रहे हैं? यकीनन ये बहुत बड़ी गंदगी है, और इस गंदगी की वजह से कई और बुराइयां जन्म लेती हैं जो हमारे पॉलिटिकल सिस्टम को ही वीक कर देती हैं। और आज जिस तरीके से हमारी जो फीमेल एमपीएस थे उन्होंने आके प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और उसमें हमारी मुसर्रत जमशेद चीमा साहिबा जो है मिनिस्टर, वो भी, सादिया सोहेल राना भी, एंड जितनी हमारे उसके साथ दीगर एमपीएस थी, उन सब ने आके ये बताया कि हमें पहले की तरह अभी भी हरासा किया जा रहा है, ब्लैकमेल किया जा रहा है कि अब लोग ये कर लें तो आप लोगों को ये फ़ायदा और वो फलां फ़ायदा। खैर, कहने का मतलब ये है ओवरऑल कि ये इस तरह की एक्सरसाइजेज जरदारी साहब से पहले भी तवक्को यही है। आप मत सोचिए कि हमें कोई उनसे तवक्को है कि शायद जरदारी साहब एक न्यू फेस के साथ, न्यू आइडिया के साथ आ गए कि मैं आप लोगों से नजरिए का वोट लेता हूं, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली जो पीपल्स पार्टी के अपने नजरिए का वोट था ना, वो अभी कम से कम पंजाब में अटक से शुरू करते हैं, और ये हम लोग साउथ पंजाब को टच करना शुरू करते हैं, वहां तक हमें इनका कैंडिडेट भी नहीं मिला, और शहरों के अंदर तो कैंडिडेट भी नहीं है। सो कहने का मतलब ये है कि वो जब नजरिए का वोट खत्म हो जाए तो फिर पैसा बोलना शुरू कर देता है, और बंदा उस पैसे के जोर पे यकीनन ऑफरें लगाता है और लोगों को हॉर्स ट्रेडिंग की तरफ लेके जाते हैं। लेकिन ये सारी बातें मैं समा पैसे करूंगा कि इसमें हम लोग कानून का रास्ता जरूर इख्तियार करेंगे, और हमारे जो एमपीएस जिनको ये ब्लैकमेलिंग की गई है और जिनको ये ऑफर्स करा रहे हैं, हम उन सब को ऑन बोर्ड करके कानून का दरवाजा जरूर खटखटाएंगे कि ताकि ये ताहयात बंद हो। सिर्फ एक एपिसोड नहीं है, मुतअद्दिद बार यही हुआ। अभी ये 20 सीटों के ऊपर क्या हुआ, तो इट हैज टू बी एंडेड नाउ। राइट, खत्म होगा तो बात। सर, मुझे ये बताइए कि गवर्नर हाउस और सीएम हाउस दोनों को सील करने का इख्तियार है वफाक के पास? किस बुनियाद पे? जिस तरह के बयानात दे रहे थे वज़ीर दाखिला आज कंटेनर्स का। नहीं, एक और सवाल सर, सॉरी टू कट यू ऑफ, बट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू आस्क। आज जो कंटेनर सीएम हाउस के बाहर और गवर्नर हाउस के बाहर पहुंचाए गए, फिर हटाए गए, फिर रखवाए गए, वो आपके किसी महकमे को नहीं पता, आपकी पुलिस को नहीं पता, आपकी सिविल मशीनरी को नहीं पता। वो क्या मरीख से कोई बहरी जहाज वहां से उल्टा हुआ था, वहां से गिरे रोशनी की रफ्तार से सीधा सीएम हाउस के सामने? वो कैसे पहुंचे वहां पे? बात तो ठीक है, नहीं बिल्कुल गवर्नमेंट आपकी है चाहिए, और गवर्नमेंट आपकी है ना, ये सवाल बनता है आपसे। जी गवर्नमेंट आपकी है, अब फिलहाल आपकी गवर्नमेंट। असल में मेरी नजर से आज पूरा दिन
आज पूरा दिन चूंकि आईनी जंग के अंदर हम लोग पूरा दिन सर्फ किया, और वो यकीनन चूंकि आज इजलास बुलाया हुआ था, हमारा फोकस ज्यादा उसका था। और हमारी गवर्नमेंट है, हमें अपना सीएम हाउस, हमें अपना सीएम हाउस के साथ साथ अगर इनको भी खतरा है ना को गवर्नर हाउस में, तो उसकी जिम्मेदारी भी ले लेते हैं, और उसके साथ साथ अपनी असम्बली, हमें इसको कानूनी और नजरियाती तौर पे डिफेंड करना बहुत अच्छा आता है, और हम करेंगे भी। वेरी राइट। अच्छा, अब सदर मुमलिकत का आईनी किरदार क्या हो सकता है इस सारी सिचुएशन पे? क्या सदर मुमलिकत गवर्नर को मिसकंडक्ट के ऊपर हटा सकते हैं उनकी पोजीशन से? देखिए, कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट वालों को अपनी सीट से हटाना एक बहुत बड़ा कदम होता है, ये कोई छोटा कदम नहीं होता। बहरहाल अपना किरदार तो यकीनन सदर मुमलिकत के पास इख्तियार है, तो काफ़ी वसी इख्तियार है, एज ए सुप्रीम कमांडर एज वेल। तो मेरे नज़दीक तो यकीनन किसी न किसी हवाले से उनको इस आइनी बुरान को हल करने के लिए गवर्नर साहब को लूप में लेना होगा कि भाई अगर उनकी किसी चीज़ की कॉन्स्टिट्यूशनल हैसियत है तो फिर उसको चलाना चाहिए था, और कॉन्स्टिट्यूशनल हैसियत नहीं है तो फिर उसके ऊपर रिपीट टेलीकास्ट मत करें, जिससे उभाम भी और पैदा हो और बुरान भी और पैदा हो। तो डेफिनेटली उनकी पावर्स हैं और काफ़ी उसको अपनी पावर्स इख्तियार रखते हैं, लेकिन हटाने वाली बात खैर हाथ को तजावज कर जाती है, और अपना किरदार तो अदा करना चाहिए इस मामले को सॉर्ट आउट कराने के लिए। हटाने वाली बात ज्यादा हो जाती है तो फिर सदर मुमलिकत जो है वो सरजनिश कर सकते हैं, उनको वार्न कर सकते हैं, या शो कॉज दे सकते हैं, जिसको आम जबान में हम कह सकते हैं। ऐसा कानून क्या कहता है एग्जैक्टली इस हवाले से कोई माहिर कानून ज्यादा बेहतर बात बता सकते हैं कि वो उनके एम्बिट में क्या होता है। लेकिन मैंने एक अपनी राय आपसे जरूर शेयर की, क्योंकि राय इसलिए शेयर की कि पंजाब पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है, 12 करोड़ लोग इस आइनी बुरान की वजह से, और इस आइनी बुरान के बाद जो गवर्नमेंट के करंट सूरत हाल बन गई है, इसकी वजह से लोग सफर कर रहे हैं अल्टीमेटली, और ये न जाने कब तक चलेगा, और ये लिंगरिंग डिस्प्यूट बन जाएगा। चूंकि इस डिस्प्यूट से बचना जरूरी है, तो उसके लिए किरदार तो अदा डेफिनेटली करना चाहिए, होना भी चाहिए। आप कितना कॉन्फिडेंटली ये कह सकते हैं कि इस वक्त जिस पोजीशन पर आप हैं और जो काबीना आपकी हुकूमत के अंदर मौजूद है, बल्कि हुकूमत पंजाब के अंदर मौजूद है, वो काबीना और वजीर आला वो 100% अपनी पार्टी के साथ लॉयल हैं, और उनका इस वाले मामले में, यानी गवर्नर साहब ने जो कुछ किया है उनके साथ कोई उनका लेना देना नहीं है? 100% 1% भी इसमें उभाम है ही नहीं किसी बात का। जब देखें ना, उनका टारगेट सिर्फ एक नहीं है, उनके टारगेट पीटीआई भी है और उनका टारगेट परवेज इलाही भी है। तो ये तो सिंपल सी बात है कि भाई वो तो दुश्मन का दुश्मन दोस्त ही होता है। तो हम दोनों जो साथी हैं और हम दोनों एक दूसरे के इस सियासी सफर में जो मद्देनजर हमने देखे पिछले 6 माह में, और यकीनन मेरे नजदीक बड़े मुश्किल हालात थे जो हमने गड्ढे गुजारे। इन हालात से निकलने के लिए मैंने जैसे आपको बताया ना कि हमारे साथी का एक इंडिविजुअल एंटिटी है, वो अपनी सोच रख सकती है, लेकिन वो सोच को ताला तब लगा देते हैं अपनी सारी बात को कि हतमी बात करके कि हम इमानत है आप जब लेना चाहें, और वो इस बात को इदराक है कि 180 सीटें हमने उनको दी हैं, और खुशी से हमारे तमाम कैंडिडेट्स, हमारे तमाम एमपीएस ने दिए, कोई बंदा हमारा लूज नहीं हुआ, और आज भी लूज नहीं है, किसी सूरत भी कोई कमी नहीं है। आप देखिएगा ये बड़े जल्दी सरप्राइज मिलेगा। वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस ये पूरा नहीं कर सकते, 186 बंदे कहां से लेके आएंगे, और अगर खुदा न ख्वास्ता किसी के जहन में कोई थोड़ी बहुत बात हॉर्स ट्रेडिंग के हवाले से आ भी गई है, तो कोई शख्स मेरे नजदीक कैसे रेडी हो सकता है जब उसने देखा हो कि 8 सीटें नेशनल असेंबली की इमरान खान साहब जीत के रिकॉर्ड लगा रहे हैं, और 20 में से 15 सीटें खान साहब फिर जीत रहे, वो हुकूमत पीडीएम की। तो आप मुझे ये बताएं कि कोई बंदा कैसे अपने सियासी कैरियर के साथ खिलवाड़ करेगा आगे पीछे होकर। वासिक साहब, कल स्पीकर साहब हमारे साथ मौजूद थे, वो कहते हैं कि पीडीएम के एक आजाद उम्मीदवार, एक पीपल्स पार्टी का और 3 अरकान असेंबली जिनका ताल्लुक नून लीग से है, वो आप लोगों से राब्ते में हैं और वो वोट नहीं डालेंगे तहरीक अदम एतमाद के हक में। तो आर यू कॉन्फिडेंट एनफ या इससे ज्यादा नंबर्स हैं? वेरी मच। मैंने पहले ही कहा था, आज से कोई पिछले हफ्ते भी जो टीवी प्रोग्राम हुए जब डेट्स मांग रहे थे, जी, तो हमने कहा आपको दिसंबर में सरप्राइज देंगे। तो चले फिर जमील फारूकी साहब, आपका प्रोग्राम है, मैं आपको कह रहा हूं इससे बड़ा सरप्राइज देंगे। अच्छा, इससे बड़ा किस तरह का सरप्राइज हो सकता है कि गवर्नर राज ना लग जाए? सर
यही तो सरप्राइज है कि वक्त से पहले कैसे आप उसको डिस्फोल्ड कर दें। गवर्नर राज का सरप्राइज नहीं, गवर्नर राज के लिए देखें उसकी वजह नहीं बन सकती, और जब तक उसकी वजह जो अकल तस्लीम करने के साथ साथ आपकी वो वजह जो है वो आपके जो कोर्ट्स हैं वो भी समझें कि ये इमरजेंसी है। इमरजेंसी की डेफिनेशन वो खुद नहीं कर सकते कि नॉट दिस अ केस ऑफ इमरजेंसी और हम गवर्नर राज लगाते हैं। किस बात की इमरजेंसी? एक ही आपका सुबह भरपूर ये काम कर रहा है। वेरी राइट जनाब। वासिम कयूम अब्बासी साहब, स्पीकर पंजाब असेंबली, एक्सक्लूसिवली इस हिस्से में हमारे साथ मौजूद थे। ऑल आइज ऑन द ऑनरेबल कोर्ट। मेरे ख्याल में अगर डी नोटिफाई करने का कोई मामला पेश आता है, अदरवाइज सिचुएशन इज द सेम, और उसके बाद एजेंडे के ऊपर आएंगी चीजें और उसके बाद जो कुछ होगा हमारे सामने होगा। ख्वातीन उस्ताद एक ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे, एडवोकेट जनरल पंजाब अहमद अवैस साहब और दो इंतहाई एक्सपर्ट अपनी अपनी फील्ड के हमारे साथ होंगे आफ्टर दिस ब्रेक। वेलकम बैक। अहमद अवैस साहब से मेरा पहला सवाल होगा। एडवोकेट जनरल पंजाब अहमद अवैस साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। आपसे कुछ देर पहले आपकी वज़ीर आला पंजाब से मुलाकात हुई है। कितना कॉन्फिडेंट है वो कि ये डी नोटिफिकेशन नहीं होगा, और अगर इस तरह की कोई चीज होती है तो आपके पास रिस्पॉन्स करने के लिए कौन सा आईनी रास्ता है? देखिए, बात यह है कि वज़ीर आला पंजाब, पहली बात तो यह है कि वो फुल्ली कॉन्फिडेंट हैं और किसी किस्म का खौफ उनके ऊपर नहीं है, और उनको ये भी खतरा नहीं है कि कोई कोलिशन पार्टनर्स के दरमियान कोई बुरी लैक ऑफ ट्रस्ट है। बिल्कुल ऐसी बात नहीं है। अब बात दूसरी आ जाती है कि उनको इस बात पे भी ज्यादा एतमाद और यकीन है कि गैर आईनी हरकत के साथ ये गवर्नर साहब ने ये जो ये लेटर इशू किया था जी, ये गैर आईनी था, और इसका मकसद जो था ये बदनीयती के ऊपर था, और क्योंकि ये अगला स्टेप जो है ये ऐसी सिचुएशन क्रिएट करना चाहते हैं, एक आर्टिफिशियल सिचुएशन क्रिएट कर रहे हैं जी, जिसके बाद ये गवर्नर राज के लिए एक रास्ता खोलना चाहते हैं। लिहाजा जो भी कानूनी पोजीशन होगी, और पहली बात यह है कि जो नोटिस इशू हुआ इनको जी, जो इन्होंने गवर्नर साहब ने किया, वो उन्होंने एड्रेस किया हुआ है स्पीकर पंजाब असेंबली को सर, और स्पीकर को एड्रेस नहीं कर सकते थे। अगर आप जो वो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस तो लेना है चीफ मिनिस्टर पंजाब ने जी, तो लिहाजा ये एड्रेस उनको करना चाहिए था, और ही वाज रिक्वायर्ड टू शो हिज इन द हाउस के वो ही कैरीज द कॉन्फिडेंस ऑफ द हाउस। ये नहीं किया गया क्योंकि आर्टिकल 130 सब आर्टिकल 7 की ये जो रिक्वायरमेंट है उसको पूरा नहीं किया। फिर सेशन जो है वो ऑलरेडी प्रोरोग नहीं हुआ, हाँ जी, चल रहा है, प्रोरोग नहीं हुआ था, चल रहा था, और लिहाजा वो उसमें उसकी लैंग्वेज ही ये है कि वो इनको इस मकसद के लिए वो जो है वो बाकायदा तौर पे सेशन को कन्वीन करेंगे, बुलाएंगे, और वो ये सारी बातें जो हैं आप गौर से अगर देखें तो इसका मतलब है कि, और फिर कोई रिएक्शन टाइम नहीं दिया। एक दिन नोटिस इशू कर रहे हैं और कह रहे हैं कल 4 बजे आप ये कर लें। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के एक लार्जर बेंच की एक डिटेल जजमेंट है जो मंजूर बट्टू केस के अंदर, जिसमें उन्होंने होल्ड किया है कि कम से कम 10 दिन का टाइम दें आप इस काम के लिए। तो इसलिए किसी भी एतबार से ये लीगल नहीं है, और उनको समझना चाहिए कि गवर्नर साहब जो है वो बात के खिलाफ अहमद अवैस साहब, कतई कलामी की माजरत, अगर डी नोटिफिकेशन हो जाता है, होना तो नहीं चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस पैदा हो जाएगा, आप लोगों के पास रास्ता क्या है? आप लोग अदालत जाएंगे या कोई और ऑप्शन है? हम तो उसका लिख के उसका फौरन जवाब चीफ सेक्रेटरी की तरफ से जवाब जाएगा कि आपके सारे इकदाम जो है गैर आईनी है, और जो स्पीकर ने जो रूलिंग दी है उस रूलिंग को आप सेटिस्फाइड नहीं कर सकते, आप टर्न डाउन नहीं कर सकते, क्योंकि आप कोई एपलेट अथॉरिटी थोड़ी है। इसी तरह से जो ये सारी सूरत हाल जो पैदा हो रही है जी, ये गवर्नर साहब को ये मालूम होना चाहिए कि वो बादशाह सलामत नहीं है।
वो कानून और आइन के दायरे में रह के ही फंक्शन कर सकती है और उनकी पाबंदी जो है लाजम है उनके ऊपर। उनसे बाहर निकल के कोई इकदाम करेंगे तो वो गैर आइनी इकदाम करना जाएगा और उसकी कोई कानूनी हैसियत नहीं। राइट। और इस सारी सूरत हाल के अंदर विफाक बार बार जो धमका रहा है कि हमने गवर्नर हाउस और वज़ीर आला हाउस को सील कर देना है, आज आपको कंटेनर्स भी बड़े नजर आए होंगे, ये उनका इख्तियार है? उनका इख्तियार है? सवाल ही पैदा नहीं होता ये सील कर सकें। ये राना सनाउल्लाह साहब की ये लीडर भक्तियां हैं, वो हमेशा आदतन ऐसी बात करते हैं क्योंकि कानून और आइन जो है वो उनके दायरे में रह के तो वो काम करने के आदी नहीं है। इस वजह से उनकी ये उनका अंदाज है बात करने का, गुफ्तगू करने का, जिसमें ना मोरालिटी का लिहाज रखते हैं, ना कानून का लिहाज रखते हैं, ना अखलाकियात का लिहाज रखते हैं। इसलिए उन्होंने ये बात कह दी है अपनी उसी तबीयत में जो उनकी है। अदरवाइज तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि वो तालाबंदी कर दे। एक लास्ट क्वेश्चन सर, सदर मुमलिकत के पास कितना इख्तियार है कि वो मिसकंडक्ट के ऊपर गवर्नर पंजाब को उनके ओहदे से हटा दें या फिर उनकी सरजनिश करें? बिल्कुल है उनके पास ये इख्तियार, क्योंकि कानून इसके ऊपर जजमेंट भी है सुप्रीम कोर्ट की कि जो फेडरेशन की अलामत है सदर पाकिस्तान और सूबों के अंदर जो गवर्नर्स हैं वो उनके एजेंट्स हैं एंड ही रिमेन्स इन द गवर्नर रिमेन्स इन द ऑफिस टिल द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट। तो इस वजह से ये आग से खेलना चाह रहे हैं और ये बड़े खतरनाक इनके नताइज होंगे और ये मुल्क तहम्मुल नहीं हो सकता इस बात का। जितनी पाकिस्तान में क्राइसिस है, इकोनॉमिक क्राइसिस है, यहाँ तो चाहिए कि आप इन तमाम बातों को भुला के मुल्क को संभालने की बात करें और साथ जोड़ के बैठे, बजाय से कि आप पॉइंट विनिंग और स्कोर विनिंग पोजीशन में जाके आप मुल्क का तबाह कर रहे हैं। वेरी राइट सर। जनाब अहमद अवैस साहब हमारे साथ मौजूद थे। सर आपने वक्त निकाला, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अब मैं जरा बैरिस्टर शुएब, पाकिस्तान के नामवर माहिर आइन और कानून, सदर इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन, और हमारे दूसरे मुअज़्ज़ज़ मेहमान जनाब कंवर दिलशाद साहब। सबसे पहले शुएब शाहीन साहब, ये कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस बाय डिजाइन जनरेट किया गया है आपको लगता है, या ये खुद ब खुद ही हो गई हैं, चीजें ठीक हो जाएंगी कुछ दिन में? मेरा ख्याल है ये बाय डिजाइन है। अगर आप स्टेटमेंट्स उठाएं आज से 6 महीने पुरानी और उसके बाद तसलसल के साथ राना सनाउल्लाह, सरदार लतीफ खोसा साहब और तमाम मिनिस्टर्स ने ये कहा कि जनाब ये 2 असम्बलियां तोड़ दें, अगले ही दिन हम इलेक्शन करा देंगे। वो तसलसल के साथ ये कहते रहे। जब इन्होंने कहा नवंबर में फैसला किया जी हम अगले महीने असम्बलियां तोड़ने जा रहे हैं, तो इन्होंने फिर ये दूसरा क्वेश्चन उठा दिया। हमने कहा जी हम तो अपनी असम्बलियां नहीं तोड़ेंगे, पूरे पाकिस्तान में इलेक्शन नहीं होगा, हाँ अलबत्ता इन 2 सूबों का इलेक्शन हम अगले ही दिन करा देंगे। फिर जब पिछले हफ्ते उन्होंने अनाउंसमेंट की, फाइनल डेट दे दी, इन्होंने कहा जी इनको आज तोड़ देनी चाहिए थी, ये तो इश्यू ही नहीं है, हम अगले ही दिन इलेक्शन में चले जाएंगे, ना हम अदम एतमाद में जाएंगे, ना ही हम कोई कॉन्फिडेंस की बात करेंगे। हम कहेंगे कि बिल्कुल अच्छी बात है कि इलेक्शन में जाएं, लेकिन आप इनका तर्ज अमल देखें, ये सारा कुछ बाय डिजाइन है। ये सारे के सारे पीडीएम के लीडर जाकर लाहौर में बैठ गए हैं और इनके लिए मुल्क तो कोई इशू नहीं रहा और इनके लिए इशू सिर्फ ये रह गया है कि किस तरीके से असम्बलियों को बचाया जाए, किस तरीके से इलेक्शन से राह फरार अख्तियार किया जाए। और इस वजह से बाय डिजाइन ये इन्होंने एक आईनी बहरान पैदा करने की कोशिश की है। देखें अहमद अवैस साहब ने और बाकी दोस्तों ने जो बात की है, बड़ी सिंपल सी बात है सर। सबसे पहली बात तो ये है कि एक इजलास जारी था स्पीकर का, अदम एतमाद की मोशन आ गई, लेट इट बी फाइनलाइज्ड। अदम एतमाद की मोशन अगर कामयाब हो जाएगी तो वो वैसे ही परवेज राय साहब हट जाएंगे, और अगर अदम एतमाद की मोशन नाकाम हो जाएगी तो इसका मतलब है कि इनके पास अक्सरियत नहीं है, और ईवान का अक्सरियत उनके पास है। दूसरी बात, जब आप किसी को भी एक सेशन, चलते हुए सेशन में आर्टिकल 109 की पावर्स है गवर्नर की, वो या तो वो ये कहता कि इस इजलास को प्ररोग करता, इसको गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर देता और फिर उसके बाद रीजनेबल टाइम दे के नया इजलास तलब करता और उसमें कहता कि जी वोट ऑफ कॉन्फिडेंस ले। लेकिन वो हो नहीं सकता था। उसकी वजह यह है कि इस दौरान अदम एतमाद की तहरीक आ गई है। अदम एतमाद की तहरीक आने के साथ ही आइन ने उसका टाइम बाउंड में मुकर्रर किया है और जब तक वो फाइनलाइज ना हो उस वक्त तक कोई और एजेंडा इसके बीच में आ ही नहीं सकता। लेकिन उन्होंने साथ ही
उस स्पीकर के जारी शुदा उस इजलास के अंदर एक नया इजलास बुला लिया और उसको कहा जी आप कल ही आकर के वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लें। और अदम एतमाद की मोशन जब आ गई और उसका प्रोसेस भी हो गया, उसको 23 के लिए रख दिया गया, और जब स्पीकर ने अपनी रूलिंग दे दी तो इसको गवर्नर या पीडीएम की हुकूमत या पीएमएलएन ने किसी जगह उसको चैलेंज नहीं किया। दैट हैज अटेन्ड फाइनलिटी। जब वो फाइनलिटी इख्तियार कर गई है तो सब्सिक्वेंट जो भी कोई ऑर्डर करेंगे, कोई नोटिफिकेशन करेंगे, जैसे ये अहमद वैस साहब फरमा रहे थे, देखें वो जो लेटर है या जो डायरेक्टिव है वो चीफ मिनिस्टर को है ही नहीं, तो उसका इफेक्ट आर्टिकल 130 सब आर्टिकल 7 हो या रूल 22 सब आर्टिकल 7 हो, वो उसका इतलाक हो ही नहीं सकता। जब उसके ऊपर उसका इतलाक नहीं हो सकता तो उसकी रोशनी में सीज टू बी द चीफ मिनिस्टर वाली बात ही नहीं आ सकती। हाँ, अगर कोई कानूनी और आईनी तरीकाकार अडॉप्ट किया जाता और फिर कोई ऐसा कुछ सिचुएशन हो जाती कि वाकई ईवान में अक्सरियत खो चुके होते। फिर इसमें एक और बड़ी अहम बात है, क्या पीटीआई के किसी मेंबर ने या मेंबरान ने कोई लिख के दिया है स्पीकर गवर्नर को कि जनाब हमें मौजूदा वजीर आला पे एतमाद नहीं रहा, या पीएमएलक्यू के किसी मेंबर ने ये लिख के भेजा है या कहा है उन्होंने कि जनाब हमें इसके ऊपर एतमाद नहीं है, तो उनके पास आखिर वो क्या एविडेंस है जिसके जरिए वो ये ग्राउंड्स ले रहे हैं कि जनाब मुझे मेरी नजर में मैं सेटिस्फाई हूँ कि जनाब आपको एतमाद का वोट लेने की जरूरत है और आप जाएं। आइन ने एक तरीकाकार मुकर्रर किया है। देखें, जब सेशन जारी हो तो उसमें आर्टिकल 136 आता है और आर्टिकल 136 उन मेंबरान को इजाजत देता है कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की मोशन 20% मेंबरान मूव कर दें। तो देखे ना, एक तरीका कार है। और फिर रीजनेबल टाइम की जो बात है, या मंजूर वट्टू वाले केस का टाइम ले लेंगे 10 दिन वाला, या वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस वाला रीजनेबल टाइम तस्वर होगा वो 7 से 10 दिन के दरमियान होगा, तो उससे कम टाइम तो अनरीजनेबल कहलाएगा ना। और इसमें तो आपको ये लगता है कि ये जो डी नोटिफाई करने वाली बात है, मैं आपकी बात समझ गया हूं, डी नोटिफाई करने वाली बात जो राणा सनाउल्लाह मुसलसल करते रहे हैं, ये लोग ये वाला काम अब नहीं कर पाएंगे क्योंकि उनको आइडिया हो गया है कि बहुत ही गैर आईनी किस्म का इकदाम होगा और अदालतें मौजूद हैं। देखिए, करने में तो ये कर सकते हैं, लेकिन मेरा ख्याल है कि ये करेंगे नहीं। इन्होंने बेसिकली तमाम तीर चलाने की कोशिश की कि चले कोई तो चल जाए, तो इस चक्कर में उन्होंने वोट ऑफ कॉन्फिडेंस का भी कह दिया और वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की मोशन भी मूव कर दी ताकि फौरी तौर पर जो असेंबली की रेजोल्यूशन है वो रुक जाए, क्योंकि इन्होंने इलेक्शन से राय फरार अख्तियार करना है। लेकिन मेरा ख्याल है कि ये करेंगे नहीं, और अगर कर दिया तो इसमें भी मेरी राय तो ये होगी कि इनको बजाय इस बात पे जाने के कि ये कोर्ट में चले जाएं, इनको चाहिए कि कोर्ट में जाने की बजाय ये उनको कहें कि वो कोर्ट में जाएं और अगर ये अदम एतमाद की तहरीक का प्रोसेस कराएं और अगर जरूरत पड़े तो फौरी तौर पर अपना नया इलेक्शन करा लें नए चीफ मिनिस्टर का, जो कि नया चीफ मिनिस्टर का जब इलेक्शन होगा तो उसमें वोट ऑफ कॉन्फिडेंस या इलेक्शन में जो कोई भी मेंबर, हाँ वो पीटीआई का हो या पीएमएलक्यू का हो, वो अपने आप को डिफेक्शन क्लास में नहीं लाएगा। और मेरा नहीं ख्याल कि ये इनको कोई मुश्किलात होगी या आसानी से इलेक्शन जीत जाएंगे। शोएब भाई, आपकी इजाजत से मैं जरा कंवर दिलशाद साहब की जानिब। कंवर साहब, बहरहाल मामला तो असेंबली का है, इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है कि अगर कोई एक काम कॉन्स्टिट्यूशनल है और दूसरा अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, दोनों एक दूसरे से कंपेयर नहीं किए जा सकते। लेकिन बतौर साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, ये बताइए कि हालात क्या इस हद तक आगे चले गए हैं कि ये लोग इंतखाबात से भाग रहे हैं पंजाब के अंदर? नहीं, इसमें सबसे बड़ी अहम बात तो यह है कि हम जनाब इमरान खान साहब पाकिस्तान के नेशनल लीडर हैं, उन्हें इतनी जरूरत नहीं थी कि सूबाई असम्बली पंजाब सूबा खैबर पख्तूनख्वा को तहलील करने के बारे में जो उनका इरादा है और परवेज इलाही साहब से सबरी दस्तखत करवा के रखी हुई है। या तो उसी दिन रात को जब उन्होंने 26 नवंबर को इस्लामाबाद में किया था, वो सबरी उसी को भिजवा देते गवर्नर पंजाब को, तो 15 दिन का देना, 10 दिन का वक्फा देना वो दुरुस्त नहीं था हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि ज़ाहिर है वो उनका अपना विजन है, उनकी अपनी सोच है, अपनी हिकमत अमली है। लेकिन जिस अंदाज से सूबा खैबर पख्तून में हालात खराब जा रहे हैं, तो वो अगर वहाँ की असेंबली डिसॉल्व होती है और 90 दिन में इंतखाबात होते हैं, तो वहाँ 90 दिन में इंतखाबात नहीं होंगे। पूरा जो आधा सूबा खैबर पख्तूनख्वा नहीं, पूरा खैबर पख्तूनख्वा जो है वो इस वक्त दहशत गर्दी की जद में है और बहुत सी हकायक आपके नोटिस में भी है, हमारे नोटिस में भी है। वहाँ की हालात इस कदर है कि इलेक्शन होना नामुमकिन है।
तो ये नहीं ना कि वो मुल्क के सुबह खैर पख्तूनख्वा इस वक्त दहशतगर्दी की जद में है, और आज भी आर्मी चीफ ने CMH में जाकर अपने मुजाहिदीन को जो जंग में हिस्सा लिया उनकी तीमारदारी भी की। तो ये सारे इसी तरह से अमेरिका ने भी धमकी दी है कि अगर ये आपके कंट्रोल में नहीं आते तो हम आपकी मदद के लिए आ जाते। तो इतनी सूरत हाल खराब में आप इलेक्शन के बारे में बिला वजह तहरीर करना मेरी नजर में दुरुस्त नहीं। अगर रहता है कि जो गवर्नर साहब ने किया, गवर्नर साहब से भी गलतियां हुई हैं। गवर्नर साहब के भी एडवाइजर वही है जो इमरान खान साहब के एडवाइजर हैं, दोनों बराबर फर्क क्या है? दोनों को उनके भी अपने मफादात तो होते हैं, अपने चीफ को अपने खुश करने के लिए उल्टी सीधी दलाल देते हैं, और इधर सनाव टाइप लोग बैठे हुए हैं कि जी मैं दफ्तर सील कर दूंगा, मैं चीफ मिनिस्टर हाउस बंद कर दूंगा। यार कोई बात है, आप वज़ीर आज़म हैं पाकिस्तान के, तो आप इस तरह की बातें क्यों करते हो? आप शेख रशीद की तरह बातें करते हैं। शेख रशीद भी तो इस तरह की धमकियां दिया करता था, मैं 7 नस्लें मिटा दूंगा, मैं घसीट के मारूंगा, मैं इतना मारूंगा कि डंडे टूट जाएंगे। तो कहा है शेख नहीं सर, वो घसीट के मारने वाले तो अब एक दूसरे के इत्तेहादी हैं। वो कह रहे हैं हमजा शहबाज भी वैसे ही मेरा बेटा है जैसे बिलावल मेरा बेटा है। वो तो घसीट के मारने वाले वो थे, वो भी इत्तेहादी हैं। हम ही बात करें ना जी, दलाइल की बात करते हैं हम, आइन क्या कहता है, कानून क्या कहता है, हम तो दलाइल नहीं कहते। देखिए हमारे दोनों तरफ के सियासतदानों के अंदर कोई है ही नहीं, विजन ही नहीं है, सोच ही नहीं है। अब ये ठीक है कि आप हमारा आइन जो है आप जिस तरह जिस पार्टी का होगा वो उसका इंटरप्रिटेशन करता जाएगा। हमारा पॉइंट ये है कि गवर्नर साहब ने फर्ज किया, गवर्नर साहब को बाकायदा जो अंडर आर्टिकल जो हमारा 109 है उसके तहत पहले असेंबली को मुअत्तल करते, सॉरी इजलास को मुअत्तल करते, मौखर करते, इस मैं एतमाद का वोट लेने का हुक्म जारी करता हूँ। तो एक तरीका कार होता है हर चीज का। लेकिन ठीक है, आइन के आर्टिकल 130 में लिखा हुआ है कि गवर्नर चाहे तो एतमाद का वोट लेने के हुक्म जारी कर सकता है, और प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान भी आइन की आर्टिकल 91 के तहत प्राइम मिनिस्टर को कह सकते हैं कि आप एतमाद का वोट लें। ये तो तरीका कार साफ सुथरा है। आप उसके नीचे जो हमारे दोनों तरफ के दोस्त हैं, प्रोसीजर ये कहता है, पार्लियामेंट का उसके बाद वो लॉ ये कहता है, रूल एक्ट ये कहता है, और बिजनेस का रूल ऑफ बिजनेस ये कहता है। ये आइन के नीचे हैं सारे, आइन ऊपर होता है, बाकी सब उसके नीचे में आता है। आइन यानी कॉन्स्टिट्यूशन जो हमारा है वो बड़ा सुप्रीम है, कॉन्स्टिट्यूशन है इस मामले के अंदर, और कोई भी उसको वायलेट करता है तो ही और शी शुड बी हेल्ड अकाउंटेबल फॉर। कंवर दिलशाद साहब, साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान, बहुत शुक्रिया आपका। शुएब शाहीन साहब का बहुत शुक्रिया। अहमद अवैस साहब ने स्पेशल मेरी रिक्वेस्ट के ऊपर हमारे लिए वक्त निकाला, वो भी बड़े कॉन्फिडेंट हैं कि वज़ीर आला साहब बड़े कॉन्फिडेंट बैठे हैं, कोई भी अगर उधर से इस तरह का कोई नोटिफिकेशन आया तो उसका जवाब देने के लिए हम तैयार बैठे हैं। आज की नेशनल बुलेटिन से इतना ही। जमील फारूकी को इजाज़त दीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर हिट कीजिएगा। हकीकी आजादी की जंग में बोल भी कप्तान के हमकदम। इलेक्शन कराओ मुल्क बचाओ की लाइव ट्रांसमिशन, दिखाई लम्हा बा लम्हा सूरत हाल। रील और रेटिंग में भी बोल न्यूज रहा नंबर 1। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।